हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म्स का। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली कल आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्ज़ाम है। तो मुझे एक्सपेक्टेडली ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि लास्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन नहीं आ पाया। तो ऑफकोर्स एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस बार तो ज़रूर पिक करने वाला है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस चीज़ का आप आज समझ लीजिए। अगर किसी को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, नोट्स चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स भेज दिए हैं आपको। और सबसे बड़ी बात, ये मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ ये मेरी बुक बनी हुई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। 2 बुक्स मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी इसके ऊपर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली मैंने क्रिएट करे थे आपके लिए लास्ट ईयर में, उसके रिगार्डिंग मेरे पास बुक बनी हुई है। कोई वो लेना चाहता है तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ जाओ भाई, 8 के 8 भी मिल जाएंगे बीच में से। लास्ट टाइम 7 मिल गए थे उसमें से, ठीक है। और ये जो मैंने एक न्यू एडिशन बुक बनाई है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें भी हैं इस ईयर से एक्सपेक्टेड, ठीक है। और इसके अलावा आपको लास्ट ईयर में से जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे थे वो सारे सभी इसमें सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे साथ में। और वेरी इजी लैंग्वेज के साथ आपको सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, डिटेल में बताई गई हैं। आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन चाहते हो, पूरे 10 मार्क्स के रिगार्डिंग आपको हर चीज़ में डिटेल इसमें मिल जाएगी। तो अगर कोई बाय करना चाहता है तो लिंक आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे डायरेक्टली इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा, दोनों बुक्स आप बाय कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके पास आता है, अगर हम कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स आप 3 कमेटी से जोड़कर बात करते हो। यहाँ पे 3 कमेटी मतलब 3 कमेटी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अच्छा करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी थी। उन रिकमेंडेशंस को ही हम रिफॉर्म्स के अंदर पढ़ते हैं। कुछ नई रिफॉर्म्स आई गई थी जो 3 कमेटी ने दी थी, दैट इज़ एक है CII, दैट इज़ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दूसरा था कुमार बिरला की, और तीसरा है नारायण मूर्ति की। ये 3 तरह के इंडस्ट्रीज 3 तरह के मेन कमेटीज़ है जिन्होंने अपना मेन जो टाइम था वो इसके ऊपर लगाया और अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करी। तो इनको आपने रिफॉर्म्स के अंदर ज़रूर लिख कर आना है। और अगर आपको सेपरेटली भी आता है तो 10 नंबर का मटेरियल मेरी बुक में से आपको ज़्यादातर सभी कमेटी का ही मिलने वाला है, ठीक है। अगर किसी को लिखने में भी प्रॉब्लम आती है कि 10 नंबर अगर नहीं बने तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो भी सिस्टम पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रेजेंटफुल मैंने किया हुआ है और थ्योरी में मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे नंबर ले चुका हूँ ऑलरेडी अपने टाइम पे भी। चलिए, CII। अब CII ने अपनी सबसे पहली क्या मेन दी, उसने कहा बोर्ड का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। आपको मेन जो हाईलाइटेड फिगर्स हैं बस उसको याद रखना है। मैंने उसके लिए हाईलाइटेड कर दिया है कि आपका जो बोर्ड है उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए CII ने रिकमेंड किया कि भाई डायरेक्टर का 1/3, अगर आपका चेयरमैन, सबसे पहली बात सुनो, सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो चेयरमैन है अगर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब अगर आपका चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर आपके टोटल डायरेक्टर का 1/3 आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मतलब अगर आपके टोटल डायरेक्टर जितने भी हैं और उसमें से जो चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो फिर आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का 1/3 क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, मतलब वो चेयरमैन जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो वहाँ पे 1/3 नहीं, वहाँ पे 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मतलब बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, अगर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो 1/3 ऑफ द टोटल, अदरवाइज 1/2 ऑफ द, यानी 1/2 ऑफ द टोटल। बस इतनी सी बात है, ठीक है। सेकंड आता है बोर्ड मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए। देखिए, वो कहता है कि किसी भी मैटर को लेकर अगर आपने बोर्ड मीटिंग्स करनी है तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, पूरे साल में 4 बार आपको किसी भी स्ट्रेटेजिक मैटर पे या कोई परफॉर्मेंस रिव्यू करने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए, कोई की डिसीजंस लेने के लिए आपस में बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। ये एक इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है और ये 4 बार आपको पूरे साल में मिलना पड़ेगा, तभी आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो अच्छी मानी जाएगी। थर्ड, बोर्ड कमेटी कहता है कि बोर्ड कमेटी में आपके पास जो 3 डायरेक्टर्स हैं, इन शॉर्ट कहूँ कमेटी में 3 डायरेक्टर्स होने बहुत ज़रूरी हैं। और वो तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ये भी उसने कह दिया है। यानी जो आपका ऊपर वाला बोर्ड का कॉम्पोजिशन था वो उसने ये कहा। अब ध्यान से समझो, जैसे बोर्ड का कॉम्पोजिशन है
वैसा ही उसने इसमें कहा कि भाई जैसा जैसा बोर्ड का कॉम्पोजिशन होगा उसी बेसिस पे आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर क्या होने चाहिए, कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए। यानी ऑडिट कमेटी जो है उसमें 3 मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए और वो तीनों के तीनों में से हाफ क्या होने चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कहूँ कि डायरेक्टर का टोटल हाफ क्या होना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के टोटल 3 डायरेक्टर्स इस ऑडिट कमेटी का हिस्सा होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है रिलेटेड पार्टी। इसमें कुछ आपको थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, इसमें बस इतना ही कहा गया है कि रिलेटेड पार्टी के लिए इस कमेटी ने कुछ आपको अलग अलग तरीके की क्या बताई हुई हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स बताई हुई हैं। अगर वो एक्सीड कर गई तो आपको, अगर आपने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन करी है और उतनी अमाउंट एक्सीड्स कर जाती हैं जितनी इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट्स में बताई हैं, तो कुल मिला के आपको उस ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट अप्रूवल कराना पड़ेगा। किससे? ऑडिट कमेटी से कराना पड़ेगा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कराना पड़ेगा या दोनों से कराना पड़ेगा। कुल मिला के अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हो और वो थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव चलती है तो वहाँ पे उस ट्रांजैक्शन का क्या होगा, ऑडिट अप्रूवल किया जाएगा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आपको उसकी वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी अच्छे तरीके से। ठीक है जी। अब आता है विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। वो कहता है कि भाई विसल ब्लोअर आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब विसल ब्लोअर मैकेनिज्म आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो वहाँ पे विसल ब्लोअर कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए भाई, एनोनिमस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो विसल ब्लोअर है, अगर वो विसल ब्लो करता है और वो जिसके खिलाफ करेगा उसके लिए वो डिजिटलाइजेशन का क्या बन जाएगा, एक खतरा बन जाएगा। तो कुल मिला के आपको क्या समझ के चलना है कि भाई एनोनिमस होना चाहिए, क्योंकि किसी को ना पता चले कि किसने विसल ब्लो किया है, ताकि जो विसल ब्लोअर है वो अपने आप को प्रोटेक्ट फील करे, उसे ये हो कि भाई मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं होगा, मुझे किसी भी तरह का खतरा नहीं है। और दूसरी चीज़, कंप्लेंट्स प्रॉपरली लेनी है, अनएथिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपका विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है तो वहाँ पे आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है डायरेक्टर की सिलेक्शन एंड नॉमिनेशन। जो डायरेक्टर की अगर आपने सिलेक्शन करनी है आपकी कंपनी के अंदर तो CII रिकमेंड करता है कि वो सिलेक्शन प्रोसेस पूरी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और मतलब अगर आप नॉमिनेटिंग डायरेक्टर चुन रहे हो या फिर कोई भी डायरेक्टर ले रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो डायरेक्टर है उसके अंदर पूरी स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस जो एक बोर्ड मेंबरशिप का हिस्सा होने के लिए चाहिए वो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। यानी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस तभी मानी जाएगी अगर वो बोर्ड मेंबरशिप को पूरा करता है, यानी बोर्ड मेंबरशिप की सारी स्किल्स और उसकी क्वालिफिकेशन और उसके एक्सपीरियंस की जितनी लिमिट्स है उसको फुलफिल करता है। और बोर्ड की इंडिपेंडेंस, ये वही बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए और कुछ नहीं है। इसको अलग से आप लिख सकते हो और स्पेशली इसमें मेन चीज़ यही लिखी गई है कि अगर एक इंडिपेंडेंट, मतलब इसमें मेन चीज़ क्या लिखी गई है कि एक जो बोर्ड चेयरपर्सन है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। कुल मिला के डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके साथ साथ जो बोर्ड का चेयरपर्सन है वो भी किसके द्वारा चुना जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर द्वारा चुना जाना चाहिए। मतलब शुड बी हेल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दैट्स इट। इसके अलावा आपको इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाने की ज़रूरत। अगर आप और कुछ पॉइंट्स को देखना चाहते हैं तो वो आपको डिटेल में क्या मिल जाएंगे, मेरी मतलब बुक में भी मिल जाएंगे। मेरे नोट्स में वैसे मैंने की पॉइंट्स को डाला है क्योंकि आपको नोट्स में मोस्टली की पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो मैंने उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं। अगर डिटेल चाहिए तो आपको बुक भी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत रीज़नेबल रेट्स पे आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, वीडियो आपके लिए है पॉसिबल, कोई नहीं ले सकता, वीडियो देखिए बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब कुमार बिरला, कुमार मंगलम बिरला कमेटी है जो, ये बहुत पुरानी कमेटी है भाई, बहुत बहुत पुरानी है और ये ना काफ़ी तरह की रिकमेंडेशन देकर गई है। वैसे वो बैंकिंग के भी है, इंडस्ट्री केसेस में भी है, बहुत सारी केसेस में वो रिकमेंडेशंस देकर गई है। तो इनकी जो रिकमेंडेशंस है वो 1999 की हैं जो सेटअप हुई थी कमेटी ये वाली। तो मेन इसका पर्पस होता था कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना है और प्रमोट करना है उसके स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो मेनली इन्होंने फोकस किया 2 कैटेगरी ऑफ रिकमेंडेशंस पे, एक था मॉनेटरी और एक था नॉन मैंडेटरी, एक है मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी। जो मैंडेटरी रिकमेंडेशंस थी उसमें क्या क्या कहा गया कि भाई अगर आप मैंडेटरी रिकमेंडेशंस की बात करोगे तो कोई भी लिस्टेड कंपनी है अगर, मतलब मैंडेटरी रिकमेंडेशंस किसके लिए एप्लीकेबल्स हैं, हर एक लिस्टेड कंपनी के लिए एप्लीकेबल है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ या उससे ज़्यादा है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी चलाते हो और आपकी लिस्टेड कंपनी की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 3
करोड़ और 3 करोड़ से मोर या अबव है तो उस केस में आपको मैंडेटरी रिकमेंडेशंस को मानना पड़ेगा। ये मतलब है इसका, और ये एप्लीकेबल है आपके लिए। और दूसरा, अगर आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन है, ऑब्वियसली होता ही है हर एक कंपनी में, तो वहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके के डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एक नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों का अपना अपना रोल होता है हर एक कंपनी में। तीसरा मेन आता है कि भाई ऑडिट कमेटी में 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है कि भाई 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के साथ साथ उसमें हर एक के पास या तो फाइनेंशियल नॉलेज या अकाउंटिंग नॉलेज में से कोई एक नॉलेज भी हो तो चलेगा। मतलब क्या है कि ये नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है रेम्यूनरेशन कमेटी को मतलब सेटअप करना पड़ेगा। वो कहता है कि भाई किसी भी केस में अगर आप अपनी कंपनी चलाते हो तो मैंडेटरी रिकमेंडेशन आपके गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या होनी चाहिए कि आपकी एक रेम्यूनरेशन कमेटी होनी चाहिए जो आपके रेम्यूनरेशन पर्पस के लिए सारा काम करती है। यानी अगर आप एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना चाहते हो तो वहाँ पे रेम्यूनरेशन कमेटी का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है बोर्ड का रोल। वो कहता है कि भाई बोर्ड को 4 बार मिलना पड़ेगा, सेम एज CII। अगर किसी ने समझ लिया है तो भाई वही का सेम रोल इसमें कहा गया है कि 4 टाइम्स आपने पूरे साल में मिलना है, लेकिन इसमें एक्सपेंड किया गया ये कहकर कि 4 बार आपने एक साल में मिलना है। वो एक चीज़ का ध्यान रखते हुए मिलना है कि मैक्सिमम गैप ऑफ 4 मंथ बिटवीन 2 मीटिंग्स। अब ध्यान से समझो कि पूरे साल में 4 मीटिंग्स हैं और मैक्सिमम गैप 4 मंथ्स बिटवीन 2 मीटिंग्स। 2 मीटिंग के बीच में 4 मंथ का गैप होना चाहिए। यानी अगर पहली की है, दूसरी की है और अगली 2 मीटिंग्स करने से पहले 4 महीने का गैप होना बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया है। और वो किस पर्पज़ के लिए? ताकि आप अपने ऑपरेशनल रिव्यूज़ और प्लान्स, जो कैपिटल बजट है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जो मिनट्स मिलते हैं कंपनी के जो बनते हैं, उसको अच्छे तरीके से रिव्यू और चेक कर सको, मॉनिटर कर सको अपने आने वाली परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। उसके बाद वो कहता है कि भाई डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन 10 कमेटी। डायरेक्टर कैन नॉट बी अ मेंबर। डायरेक्टर 10 से ज़्यादा कमेटी मतलब कमेटी के 10 कमेटी से ज़्यादा का मेंबर नहीं बन सकता। और साथ ही साथ कोई भी चेयरमैन मतलब साथ ही साथ 5 कमेटी का चेयरमैन से ज़्यादा भी नहीं। ध्यान से समझो, डायरेक्टर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ 10 कमेटी मतलब मोर देन 10 कमेटी मतलब 10 कमेटी से ज़्यादा का वो मेंबर नहीं बन सकता और 5 कमेटी से ज़्यादा का वो चेयरमैन नहीं बन सकता। तो कुल मिला के 2 चीज़ें कही गई है कि डायरेक्टर अगर वो बनना चाहता है मेंबर तो 10 कमेटी से ज़्यादा का मेंबर नहीं है, अगर वो बनना चाहता है चेयरमैन तो 5 कमेटी से ज़्यादा का वो चेयरमैन नहीं बनेगा। ये याद रखना है मैंडेटरी रिकमेंडेशन में, चाहे वो कोई भी कंपनी है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है जी। तो कुल मिला के इनका मेन फोकस जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो आई थिंक आपको अब क्लियर हो जानी चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल काम इसमें नहीं है। उसके बाद है नॉन मैंडेटरी। ये कोई रिकमेंडेशन, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है और यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है ज़्यादा। तो आपको सिंपली इसमें क्या फोकस करना है कि कौन कौन सी थी, बस कितनी मतलब कौन कौन सी थी यही लिख कर आना है, डिटेल में इसको नहीं लिखना। तो कौन कौन सी थी सर? चेयरमैन के रोल के बारे में बताया गया इसके अंदर, रेम्यूनरेशन कमेटी ऑफ बोर्ड के बारे में बताया गया, शेयर होल्डर राइट जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लिंक करता है उसके बारे में बात करी गई है। उसके बाद कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करी गई, फर्दर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बात करी गई, वेंचर इनटू न्यू बिजनेस के बारे में मतलब नए बिजनेस को कैसे मतलब वेंचर कैसे करना है, नए बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में बात करी गई। ये सब चीज़ें आप मान के चलो तो कुल मिला के ये कहते हैं कि भाई नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस में क्या चीज़ें हैं कि ये मेन रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड करी गई। इसके बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं दी गई है, अगर दी गई है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आप नहीं भी लिख कर आते तो आप बस इतना लिखोगे कि नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशन कौन कौन सी दी गई थी, दैट्स इट। ठीक है। अब आते हैं नारायण मूर्ति की रिपोर्ट थी। भाई नारायण मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने सभी ने ज़्यादातर तो सुना ही होगा, जिसने पुराना जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस था उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग उन्होंने क्या दी हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं और ये कहा है कि भाई मार्केटिंग डायनामिक्स जो होती हैं उनके साथ साथ चलो तो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा माना जाएगा। तो उनका मेन फोकस यही रहता था कि सारे जो प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एथिक्स के वो फुलफिल किए जाएं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, वेरिफिबिलिटी, एनफोर्सेबिलिटी, ये सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, उनका ये काम होता था। और मेनली उनका ये 3-4 कॉइन्स जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ये उनका ध्यान दिया जाता था। मेनली स्ट्रेंथ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी,
जो ऑडिट कमेटी है वो अपना काम अच्छे से करे, और वेरी स्पेशली एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर शुड हैव फाइनेंशियली नॉलेजेबल एंड एटलीस्ट वन ऑफ हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफिशिएंसी। मतलब वो ये कहते थे कि भाई अगर आप अपने ऑडिट कमेटी को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन देना चाहते हो ना, मतलब आपकी ऑडिट कमेटी क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो एग्जिस्टिंग वाला है वो इम्प्रूव किया जाएगा, अच्छे से सेपरेट किया, मतलब अच्छे से बनेगा और एग्जिस्ट करेगा। वो कब पॉसिबल है, जब आपकी ऑडिट कमेटी में एटलीस्ट वन मेंबर क्या है, फाइनेंशियली नॉलेजेबल है, और उसी के साथ साथ आपके पास एक जो मेंबर है, एटलीस्ट वन मेंबर है, उसके पास अकाउंटिंग या रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्रोफिशिएंसी है उस केस में, मतलब वो प्रोफेशन है इस फील्ड में तब। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि भाई क्वालिटी होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में। मतलब क्या था इस चीज़ का कि भाई जितने भी आपके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं उनको प्रॉपरली इंप्रूव करते रहो टाइमली, ताकि उनका जो डिस्क्लोजर है वो सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। फिर था प्रोसीड्स फ्रॉम IPO। उनका मेन ये कहना था कि जितने भी कंपनी ने अपने पैसे रेज करने हैं वो ज़्यादा IPO से किए जाएं। मतलब उनका मेजर कैटेगरी जो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का मेन कैटेगराइज फंड था, मतलब जो उनका मेन फंडिंग सोर्स था वो क्या था, IPO। क्यों? क्योंकि उनका मेन ये मानना था कि हम डिस्क्लोज करें हर चीज़ को प्रॉपरली और ये बताएं कि हमारा जो खर्चा है वो सारा IPO, यानी अगर IPO से कंपनी अपना पैसा रेज करती है अच्छे से तो उनका एक बेनिफिशियल क्या होता है, उनका स्टार्टिंग में ही सारा काम अच्छा निकल जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंटली कि बहुत सारी और कैटेगरी इससे जुड़ जाती हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स एंड मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल, इन सब का खर्चा भी अगर IPO से ही हो रहा है या इन तरीक़ों से अगर आप अपना पैसा रेस करते हो तो कुल मिला के आपकी कंपनी का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप शुरू से ही हो जाएगा और अच्छा काम करना शुरू, मतलब इन शॉर्ट उसमें अच्छा काम होना शुरू हो जाएगा। कुछ अदर रिकमेंडेशन दी थी जिनको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिमिलरली एक दो पढ़ लीजिए कि उन्होंने ये भी कहा था, मतलब इस रिकमेंडेशन को देते देते साथ ही में उन्होंने ये भी कहा था कि हर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसके लिए क्या होनी चाहिए, खुद की कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होने चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से करें और अच्छे से निभाएं। यानी उनका काम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, स्ट्रिक्टली होना चाहिए, ताकि हर कंपनी में उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव बोर्ड नहीं है तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना चाहिए, यानी इन शॉर्ट रिक्वायर द कॉर्पोरेटिव एग्जीक्यूटिव बोर्ड टू असेस एंड डिस्क्लोज द बिजनेस रिस्क इन द एनुअल रिपोर्ट। मतलब वो ये कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस में है तो ठीक है, नहीं है तो कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका मेन ये रोल बनता है कि वो आपकी एनुअल रिपोर्ट में जितने भी बिजनेस रिस्क है उसको अच्छे से डिस्क्लोज करे और एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से प्रिपेयर करे, ये उसका मेन फोकस होता है। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट में आप अपना डिस्क्लोज करिए सारी चीज़ों को, रिस्क को, और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव आपको ज़रूरी है हर बिजनेस में, क्योंकि उनका काम ही इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना होता है। अब इसके अलावा उन्होंने कुछ नॉन मैंडेटरी रिकमेंडेशंस के ऊपर भी ध्यान दिया था, जिसमें उसने विसल ब्लोअर पॉलिसी के ऊपर ध्यान दिया है जो एज सिमिलर एज CII की कंडीशन यानी रिकमेंडेशन से लिंक है, तो वही आप इसमें लिख दोगे तो कोई इतना गलत नहीं है। अदरवाइज इनका भी ये कहना था कि एक प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए ऑडिट कमेटी की, जो इस केस में ये चेक कर रही है कि कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस बिजनेस में हो ना, और साथ ही साथ कोई भी इम्प्रॉपर प्रैक्टिसेस बिजनेस में अगर हो रही हैं तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लिया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑल द रिपोर्ट्स एंड ऑल द रिफॉर्म्स एंड ऑल द कमेटीज रिकमेंडेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से हो गया होगा। और मैं आपको अच्छे से अब एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये मेरी ऑलरेडी एक बुक है जो मैंने अभी न्यू एडिशन में बनाई है, तो इसमें सारे ही चैप्टर मैंने डाल दिए हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हो। सभी चैप्टर इसमें रिकॉर्डेड हैं, सभी कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक टॉपिक इसमें स्किप नहीं करने की कोशिश की। अगर कोई इंपॉर्टेंट नहीं था तो ही मैंने उसमें देखा है कि शायद उसको स्किप किया हो, अदरवाइज़ आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी और पूरी ब्रीफ वे में मिलेगी। कुल मिला के 105 पेजेस के बीच में ये सारी बुक आपकी डन हो जाएगी अगर आप ये लेते हो तो, ठीक है। और 30 क्वेश्चंस की भी आपकी बुक ऑलरेडी रेडी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लास्ट टाइम 7 क्वेश्चंस आए थे, इस बार 8 भी आ सकते हैं, तो नो मैटर, आप ले सकते हो। मतलब आप आसानी से वहाँ से लेकर पास हो सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है जी, माय बुक एंड एज वेल एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है जी। सो चलिए दोस्तों, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए गए हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।
थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर जाना मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डल रहे हैं, जल्दी से उसको भी देख लीजिएगा, आपका बहुत बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।